Hello and namaste. Do you know how the intricate structure of our eyes work to create the magic of vision? I believe understanding of this can help us appreciate how essential eyes care for our eyes daily life. मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी साइंस की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि नर्व कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसमें हमने क्या किया है कि अपना सारा पार्ट 1 पार्ट से आज हमारा 11 पार्ट है। तो पार्ट 1, 2 से हमने सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में देखा और अब हम देखेंगे किसके बारे में। हम देखेंगे अपने ईयर का हो चुका है, स्ट्रक्चर हो गया है, उसका फंक्शन है। ईयर का हमने प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन आपको बताया। प्राइमरी फंक्शन बैलेंसिंग है और सेकेंडरी क्या है आपका हियरिंग है। अब आज हम पढ़ेंगे अपना आइज के बारे में। तो आइज भी हमारा सेंस ऑर्गन में आता है, जिसमें कि आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर के बारे में पढ़ना है और इसके कुछ डिसऑर्डर्स को स्टडी करना है। इन सभी को हम यहाँ पर सेंस ऑर्गन आइज के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है आइज का किस तरह होता है। तो हमारा ये स्ट्रक्चर ऑफ आइज, ये क्या है, आइज हमारा किस तरह का सेंस ऑर्गन है, विजन के लिए। आइज हमें किसके लिए हेल्प करता है, विजन के लिए। जिस तरह हमारा जो ईयर है वो किसके लिए करता है, आपके बैलेंसिंग एंड हियरिंग के लिए। टंग जो है वो टेस्ट के लिए करता है। इसी तरह जो सेंस ऑर्गन आइज है वो हमारे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विजन कैसे होता है, आज ये आप आइज कहाँ प्रेजेंट होती है ये भी हम देखते हैं कि लोकेटेड या सिचुएटेड। क्या बोलेंगे, सिचुएटेड या लोकेटेड। आपका क्या आई ऑर्बिट कहाँ पर होता है, आपका आई ऑर्बिट में। तो पहला तो क्या है कि हमारा सेंस ऑर्गन आइज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, विजन के लिए। सेकेंड है कि वो लोकेटेड कहाँ, क्या पोजिशन होती है उसकी आपकी ह्यूमन बॉडी में। तो आपका सिचुएशन या लोकेशन इन आई ऑर्बिट, ये आपको क्या करना है, अंडर मार्क करना है कि आई ऑर्बिट में किसकी, आपके आइज की प्रेजेंस होती है। अब ये किसके लिए सेंसिटिव होता है, आपका लाइट सेंसेशन कन्वर्ट नर्व इम्पल्स। हमें विजन के लिए क्या करता है, ये लाइट इन्वर्ट करता है, सेंसेशन करता है और इन्वर्ट आपकी नर्व इम्पल्स की इनवर्ट्स के थ्रू हमें कोई भी चीज देखने में पॉसिबिलिटी होती है। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो ये जैसे कि मैंने बताया कि आइज जो है वो हमारे आई ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है। तो मोस्टली क्या है ये आपका, इसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं क्या, ट्यूनिक। ट्यूनिक यानी कि आपकी जो आइज है, आइज ऑर्बिट है, वो आपके 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। तो उसी 3 लेयर्स को क्या बोलते हैं, कंबाइंड फॉर्म में ट्यूनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूनिक। अब ट्यूनिक का देखो आउटर जो पार्ट होता है उसमें फाइब्रस, आपका क्या फाइब्रस टिश्यूज होते हैं। तो फाइबर आउटर एरिया जो है वो क्या है, आपका फाइब्रस है। मिडिल जो है वेस्कुलर है। जो आउटर लेयर होती है उसमें अवेस्कुलर होती है, यानी कि उसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती है। ये हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट है कि जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं मिलती है। और सेकेंड में होता है आपका मिडिल वेस्कुलर, यहाँ पर क्या होती है कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। इनर न्यूट्रल, अब इनर साइड जो होती है ट्यूनिका 3 पार्ट है आपका आइज को कंबाइन करके हम बदल रहे हैं। फर्स्ट है जो आउटर अवेस्कुलर होता है, या हम कह सकते हैं फाइब्रस रीजन होता है। सेकंड जो होता है मिडिल क्या होता है, वेस्कुलर होता है, यहाँ पर ब्लड प्रेजेंस क्या होती है, प्रेजेंस होती है। और थर्ड पार्ट जो होता है इनर नर्वस, यानी कि यहाँ पर हमारे जो है नर्व इम्पल्स वाला एरिया होता है। तो इस तरह हमने देखा कि आइज जो है हमारा वो भी 3 पार्ट से मिलकर बना है। जिस तरह हमारा ईयर में भी आपके 3 पार्ट थे, मिडिल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, इंटरनल ईयर। याद है ना, लास्ट पार्ट में हमने ईयर को भी देखा। तो वो भी हमारे ऐसे ही कि आपके ईयर पार्ट में कौन कौन से आ रहे हैं, एक्सटर्नल में कौन से पार्ट आ रहे हैं। तो इसी तरह हमारा आइज भी है जो वो क्या है, ट्यूनिका, यानी कि 3 टाइप ऑफ लेयर से मिलकर बना है। जो सबसे आउटर है जो अवेस्कुलर है, यानी कि उसमें फाइब्रस एरिया होता है, फाइब्रस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। मिडिल वाला जो होता है वो वेस्कुलर होता है, यानी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। और जो थर्ड होता है अपना क्या होता है आपका, वो एरिया होता है आपका नर्वस एरिया। तो यहाँ मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ट्यूनिका 3 लेयर में होती है। तो हमारा आइज जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, आई ऑर्बिट में। तो फिर अभी क्या है उसको
इस तरह हम देखेंगे। तो पहले ये वाला बाहर वाला पार्ट देखेंगे जो सबसे बाहर होता है। तो ये क्या पीछे का साइड जो है वो क्या है, स्क्लेरा। क्या है, स्क्लेरा है। ये पीछे का होता है, व्हाइट कलर का होता है। और आगे जो आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक ये उभरा हुआ, ये क्या होता है, ये व्हाइट कलर का नहीं होता है, ये ट्रांसपेरेंट एरिया होता है, इसे हम कॉर्निया बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ये आपका स्क्लेरा क्या होता है, पीछे का पार्ट होता है जो व्हाइट कलर का होता है, ये पहला लेयर बता रहे हैं हम। और आगे की तरफ जो होता है ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जिसे कॉर्निया बोलते हैं। अब आते हैं हम अपनी सेकेंड लेयर पे। सेकेंड लेयर है जैसे कि जो मिडिल वेसिकुलर है। और सेकेंड लेयर में क्या होता है कि पीछे की साइड्स क्या होते हैं, कोराइड्स होता है। क्या होता है, कोराइड्स, जो आगे जाके क्या बनाता है, ये इस तरह मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, सिलेरी बॉडी। पीछे की साइड क्या है, कोराइड है। और आगे जाके पीछे से आगे देखेंगे हमने पहला भी देखो लेयर कैसे देखा था, पीछे से आगे। पीछे क्या है आपका स्क्लेरा और आगे क्या है आपका कॉर्निया। इसी तरह सेकंड लेयर देखेंगे, पीछे की साइड क्या है, कोराइड है। और फिर कोराइड आगे आके क्या करती है, सिलेरी क्या बताते हैं, सिलेरी बॉडी का फॉर्मेशन करती है। और उसके जस्ट आगे क्या होता है, आइरिस होता है। समझ आया कि आपका ये क्या है, आइरिस। और आपका ये आपका मिडिल लेयर की पार्ट होते हैं, आइरिस, कोराइड और सिलेरी बॉडी। ये हो गया। अब जो यहाँ पर सिलेरी बॉडी होती है उसके इनसाइड में कुछ फाइबर्स कनेक्ट होते हैं। इन्हीं फाइबर्स से आपका जो लेंस है वो क्या होता है, कनेक्ट रहता है। तो हमारे कनेक्ट को रेगुलेट कौन कर रहा है, ये लेंस। अब इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें सस्पेंशियल लिगामेंट बोलते हैं। जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं ना आपके सिलेरी बॉडी से लेंस जिससे कनेक्ट होता है उसे बोलते हैं सस्पेंडरी लिगामेंट। क्या बोलते हैं, सस्पेंडरी लिगामेंट, या इन्हें जैनुअल ऑफ जैन भी बोलते हैं। दोनों ही नाम है, कुछ भी आप कह सकते हैं, या तो आप इसे सस्पेंसरी लिगामेंट बोलेंगे या जैनुअल ऑफ जैन बोलेंगे। फिर आता है आपका थर्ड, ये हो गया आपका क्या, हाँ। अब थर्ड पार्ट में क्या होता है कि जो ये ब्लू कलर का जो मैंने एरिया बनाया है, ये एरिया, तो इसमें क्या होता है, लेंस के बीचों बीच, या फिर हम ये कह सकते हैं पीछे साइड में जो भी डायामीटर है उसके ठीक बीचों बीच क्या होता है, एक स्पॉट होता है येलो कलर का। तो इसे येलो स्पॉट्स बोलते हैं या मेड्यूला लुटिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेड्यूसा लुटिया बोलते हैं। येलो कलर का ही होता है ये। और फिर इसके जस्ट इसके लेटरल एक स्पोर्ट्स और होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी आपका कोन सेल या फिर आपका क्या होता है कि किसी भी तरह का कोई फाइबर्स नहीं होते, केवल ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। यहाँ पर जो हमारे रेटिना में ना कोन सेल होती है और रॉड्स होती है, यहाँ पर जो ब्लाइंड स्पॉट है यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई रॉड सेल नहीं होती है, कोई कोन सेल नहीं प्रेजेंट होती है। इसको हम ऑप्टिक डिस्क भी बोलते हैं। और अब इसके नीचे का पार्ट थर्ड वाला है उसे ही रेटिना बोलते हैं। रेटिना में हमारे क्या होते हैं कि 3 टाइप ऑफ सेल्स होती है, फोटो रिसेप्टर सेल्स होती है, गैंग्लियन सेल्स होती है, और आपका क्या होता है, बाइपोलर सेल। अभी हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, आई का स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया कि आपका जो पहला सबसे बाहरी वाला लेयर होता है जो क्या होता है, आउटर होता है, अवेसिकुलर होता है या फाइब्रस भी बोल सकते हैं। उसके 2 पार्ट होते हैं, पीछे की साइड क्या है, स्क्लेरा है, और जबकि आगे जो है ट्रांसपेरेंट पार्ट है जिसे क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। और जो स्क्लेरा होता है वो व्हाइट कलर होता है। कैसा होता है, आपको याद रखना है कि व्हाइट कलर्ड में होता है, व्हाइट कलर। फिर सेकेंड लेयर की बात करेंगे जो कि हमारी क्या है, मिडिल लेयर है जो वेस्कुलर होती है, जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। इसमें हम पीछे की तरफ देखेंगे तो कोराइड्स होता है। फिर वही आगे जाके क्या इसे झुका हुआ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे बोलते हैं सिलेरी बॉडी। और इसकी जस्ट आगे क्या आता है आपका, आइरिस आता है। अब ये जो सिलेरी बॉडी है उसी से फाइबर्स कनेक्ट होते हैं जो कि लेंस को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं, लेंस को सफिशिएंट रखते हैं इसकी पोजीशन पर। तो ये आपके इसको क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं या जैनुअल ऑफ जैन भी बोलते हैं इसको, लिगामेंट्स को, जिससे वो लेंस जो होता है दोनों साइड पे क्या होता है, फिक्स होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो थर्ड लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेटिना बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि थर्ड लेयर की जो डायामीटर उसके ठीक बीचों बीच का जो पॉइंट है वो येलो स्पॉट्स होता है, इसे मेड्यूसा लिथिया भी बोलते हैं, येलो कलर का होता है। और फिर इसके बाद आता है इसी के जस्ट लेटरल पॉइंट पे भी एक स्पॉट्स होता है जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट्स बोलते हैं, और ये क्या, इसे ऑप्टिक डिस्क भी बोलते हैं। फिर अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या हुआ, कॉर्निया। अब जो ये आइरिस और इसके पार्ट, आइरिस और आपका जो
कॉर्निया, इसकी पार्ट का बीच का पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल्स बोलते हैं। जब आइरिस जो है प्यूपिल्स को बड़ा छोटा करने का काम, डायामीटर को क्या करती है, किसी भी चीज को देखने कॉन्टेक्ट और रिलेट करती है, रिलेशन और कॉन्टेक्ट का काम कौन करता है, आइरिस करती है। अब इसके बाद यहाँ पर आता है कि जो कॉर्निया है ना, इसमें क्या है आपका म्यूकस सब्सटेंस भरा होता है, जिसे बोलते हैं एक्वस चैम्बर या एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो है हमारे जो आइस में है वो बनता रहता है। अब यहाँ पर देखो पीछे की साइड यहाँ पर जो सब्सटेंस भरा है, क्योंकि पता है आपको कि आइस जो है वो सबस्टेंशियल ऑर्गन है, तो अभी सब्सटेंस भरा है, आगे जो कॉर्निया में भरा उसे क्या बोलते हैं, उसे एक्वस चैम्बर या एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। वही पीछे साइड में जो आपके सेकेंड लेयर थर्ड लेयर वहां पर है, उसे विटेरस चैम्बर बोलते हैं या विटेरस ह्यूमर बोलते हैं। जो ये विटेरस ह्यूमर होता है ना, ये एम्ब्रॉयनिक स्टेज में ही बन जाता है, फिर पूरी जिंदगी नहीं बनता है, वो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में ही डेवलप होता है, और वहीं पर वो डेवलप होकर जितना भी उसको वहीं पर म्यूकस होना होता है वो उतना ही रहता है, उसके आगे वो घटता बढ़ता नहीं। जबकि आपका एक्वस चैम्बर है, इसमें क्या होता है कि आपका एक्वस ह्यूमर जो है वो हमेशा बनता रहता है और ड्रेन होना रहता है बना। और अपने क्या होता है, यहाँ पर ये कैनाल है, देखो ये कैनाल बताया ना, कैनाल ऑफ स्लाइस, ये क्या है, कैनाल ऑफ स्लाइड में ही आपका क्या है, एक्वस चैम्बर जो है वो खुलता है, और यहाँ पर ये म्यूकस बनता रहता है, और ये डक्ट की वजह से जो कैनाल है इससे वो ब्लड में ड्रेन होता रहता है। कुछ अनवांटेड चीजें हैं जो आइस के लिए यूजफुल नहीं है, तो वो ब्लड में सीक्रेट हो जाती है, कहाँ से, ये कैनाल ऑफ सीजस। अगर कभी कंडीशन ऐसी होती है कि आपका एक्वस ह्यूमर ये बनना बंद हो जाता है, या फिर ये क्या है, रिटेन नहीं हो पाता है, जो आपके कैनाल ऑफ सीजन ब्लॉक हो गई, तो यहाँ से क्या होता है, जो एक्वस सब्सटेंस बन रहा है वो ड्रेन होता है ब्लड में, मगर अब ये कैनाल ही आपके क्या हो गई, ब्लॉक हो गई है। तो क्या होता है कि ये एक्वस ये क्या करता है कि पीछे साइड जो पीछे का पोर्शन है वहां पर क्या करता है, प्रेशर बनाता है, तो जिससे क्या होता है, ग्लूकोमा ये डिसीज होने के चांसेस होते हैं। वो अभी हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे तब वहां पर हम देखेंगे कि किस तरह का वहां डिसऑर्डर होता है। तो अब ये समझ में आया। अब हम इसके पार्ट वन देखेंगे कि आउटर में आपका वेस्कुलर है, ब्लड वेसल्स है, क्या पोजीशन होती है। और एक बात यहाँ पर जो ये कॉर्निया है ना, कॉर्निया ट्रांसप्लांट ये सबसे इजी होता है। जब लोग नहीं ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट जो होता है वो सबसे इजी होता है। क्यों? और सबसे इजी सर्जरी होती है इसकी। क्यों? कि इसका रीजन है कि यहाँ पर कोई ये अवेस्कुलर पार्ट है, इसलिए यहाँ पर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है, तो अदर सिस्टम कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते। नहीं तो अदरवाइज हमारा कोई भी पार्ट अगर ट्रांसप्लांट हो रहा है तो उसमें क्या सबसे पहले तो हमारे जो सिस्टम है वही आके बोलते नहीं हम अडॉप्ट नहीं, ऐसा मतलब उसमें क्या है, ब्लड मैच करना चाहिए, प्लाज्मा का ये होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉर्निया ट्रांसप्लांट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। उसका यही एक रीजन है कि ये सबसे सिंपल सर्जरी है। क्यों? यहाँ पर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं मिलती है, तो यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनता है और सबसे इजी होती है। और एक कॉर्निया जैसे कि कोई ह्यूमन बॉडी जो है अपना ह्यूमन से जो अपना कॉर्निया डोनेट करता है, तो एक कॉर्निया कम से कम 4-5 पीपल्स में लग जाती है। तो एक कॉर्निया से 4-5 लोगों को आंखों में क्या होती है, प्रॉब्लम डिसॉल्व हो जाती है। तो एक कॉर्निया कहाँ पे काम करेगी, 4-5 आईज में फिट किया जाता है। तो ये सबसे सिंपल सर्जरी होती है। क्यों? क्योंकि ये अवेस्कुलर, यहाँ पे किसी भी तरीके के ब्लड वेसल्स नहीं मिलता है। क्योंकि अगर ब्लड वेसल्स होगा तो हमारा फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर हमारा और भी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, वो भी ऑब्जेक्ट करते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए ये सबसे सिंपल सर्जरी भी है। और रीजन क्या है, इसे आपको याद रखना है कि ये अवेस्कुलर पार्ट है, इसलिए यहाँ पर इजी वे में ट्रांसपेरेंट कॉर्निया हो जाता है। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अपना क्या है, समाज में इतनी मान्यताएं हैं कि लोग अपने शरीर से कोई भी ऑर्गन को डोनेट करना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने ये मान्यता मान के रखी है कि जैसे कि अगर किसी ऑर्गन के बिना ही दाह संस्कार होता है तो फिर वो नेक्स्ट में क्या होता है, वो ऑर्गन होता ही नहीं। बल्कि ऐसा कुछ है नहीं है, साइंस ऐसा कुछ भी नहीं मानती। बट ये मान्यताएं हैं हमारे समाज में कि मतलब लोग अपने ऑर्गन डोनेट करने से बहुत बचते हैं, क्योंकि बहुत सारी कुरीतियां हैं हमारी सोसाइटी में। तो हमारा क्या है, इसको केरेटोलॉजी बोलते हैं। अभी आगे हम बताएंगे कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट की मेथड को क्या बोलते हैं। अब देखिए, आइज के हमने 3 पार्ट बताया। तो आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, अवेस्कुलर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका फाइब्रोसा बोलते हैं। और ये क्या है, अवेस्कुलर है। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पार्ट होता है और पोस्टीरियर पार्ट होता है। एंटीरियर पार्ट में आपका ट्रांसपेरेंट
पार्ट होता है जिसे कॉर्निया बोलते हैं, ये क्या होता है 1/6 पार्ट होता है, जबकि स्क्लेरा जो व्हाइट कलर का होता है वो ज्यादा होता है, वो 5/6 होता है। तो ये याद रखना, कभी कभी एमसीक्यू में बन जाता है क्वेश्चन कि आपका कॉर्निया कितने पार्ट को कवर करता है। तो आपको याद रखना है 1/6 पार्ट कॉर्निया आइज के पार्ट को कवर करता है, जबकि स्क्लेरा जो है व्हाइट पोर्शन वो कितना 5/6। अब सेकंड आता है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर को हम टीनिका वेस्कुलर वेस्कुकोसा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाईली ये जो लेयर होती है वो हाईली वेस्कुलर होती है, वेस्कुलाइज होती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होती है। इसको भी क्या यूलिया या ट्रैक बोलते हैं। इसके भी 3 पार्ट होते हैं आपके, आइरिस, सेलेरी बॉडी और आपका कोइराइड, ये 3 पार्ट मिडिल लेयर में होते हैं। अब लास्ट जो है इनर लेयर। इनर लेयर में आपका टीनिका नर्वोसा है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि जो फर्स्ट लेयर होती है वो फाइब्रस होती है, और सेकंड जो होती है वो वेस्कुलर होती है, और थर्ड जो होती है वो नर्वोसर। तो ये क्या है नर्वोसा, यानी कि नर्वस लेयर होती है। इसे रेटिना बोलते हैं। इसमें भी आपकी 3 टाइप ऑफ सेल्स होती है। कौन कौन सी होती है? आपकी फोटोरिसेप्टर सेल्स होती है, बाइपोलर सेल्स होती है, और आपकी क्या होती है गैंग्लियन सेल्स होती है। जो फोटो रिसेप्टर है वो आपके आउटर मोस्ट लेयर होती है, जबकि आपकी जो सेकंड है आपका बाइपोलर सेल्स, ये आपकी मिडिल लेयर को कवर करती है, और सबसे इनर लेयर को कौन करती है? गैंग्लियन सेल्स करती है। जैसे देखा जाए तो फोटो रिसेप्टर्स और आपका जो बाइपोलर है और गैंग्लियन सेल, ये सभी सब क्या है? नर्वस सेल का ही मॉडिफिकेशन है। तो हमें यहाँ पर पता लगा कि ये थ्री लेयर होती है, और क्या कौन कौन सी? ट्यूनिका फाइब्रोसा, ट्यूनिका वेसिकोसा और आपका ट्यूनिका नर्वोसा। अब आगे हम और इसकी डिटेल देखेंगे। अभी देखिए हमारा जो आइरिस वाला पार्ट है, रेटिना वाला, उसमें जो हमने बताया था मैक्यूसा लिटिया, जो कि येलो स्पॉट्स होता है, ये कहाँ है? आपका रेटिना थर्ड लेयर में। और उसी के अंदर जो होता है फेबियस सेंट्राइटिस होता है। क्या होता है? फेबियस सेंट्राइटिस होता है। ये क्या करता है? ये कौन, इसमें क्या होता है? हमें पता है कि रेटिना में हमें रॉड सेल और कोन सेल्स होती हैं। तो आपका फोबिया सेंट्रालिस होती है, उसमें केवल और केवल क्या होती है? आपकी कोन सेल प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है? रिजोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हाईली रिजोल्यूशन। और मैक्यूलर लिटिया जो येलो स्पॉट्स है, इसमें आपकी क्या होती है? रॉड। अब ये जब आप भी जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम रीडिंग करते हैं तो बुक लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? बुक को अपने फ्रंट पे रखते हैं, और जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, जैसे हम लेटर को पढ़ते वैसे हमारी क्या होती है? आईज भी उसी डायरेक्शन में घूमती है जिधर हम रीडिंग कर रहे हैं। तो ये इसीलिए पॉसिबल होता है कि हमारा जो फ्यूबस सेंट्राइज है उस पर फोकस होगा, लाइट उस पर ज्यादा पड़ेगी, और वो रिवोल्यूशन ज्यादा करता है, उसकी रिवोल्यूशन की पावर सबसे हाई होती है। रॉड सेल जो होती है वो हमें नाइट में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल। याद रखना है रॉड, रा से क्या हो गया? रात। तो ये रॉड, क्योंकि कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि रॉड सेल यानी कि रात में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कोन सेल जो होते हैं वो डे के लिए और ब्राइट के लिए देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और फिर आपका जो फर्स्ट लेयर है ट्यूना फेबियोसा, अब इसमें क्या है? स्कैला और कॉर्निया है। स्कैला आपका क्या करता है? प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड शेप ऑफ आई बॉल, आई बॉल को स्ट्रेंथ और शेप देता है, और दूसरा काम क्या करता है? प्रोटेक्शन का। और आपका वही कॉर्निया, कॉर्निया आपका इंटीरियर पार्ट होता है, ये क्या करता है? ट्रांसपेरेंट होता है, अवेस्कुलर पार्ट होता है। और क्या होता है इसमें? इसको हम क्या करते हैं? ऑर्गन डोनेट करने वाले में क्या करते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? केरेटोप्लास्टी, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट को बोलते हैं, कैरियो ट्रांसपेरेंटी। ये अब हम देखेंगे अपना क्या आपका जो ट्यूनिका आपका वेस्कुसा, सेकेंड लेयर का इसे यूलिया भी बोलते हैं, ट्यूनिका वेस्कुसा। इसमें क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कोराइड पीछे की तरफ होता है, फिर सिलेरी बॉडी होता है, और फिर आइरिस होता है। जो कोराइड होता है वो बिलो से स्क्लेरा में बिलो रहता है। हाईली वेस्कुलर कैसा होता है? ये हाईली वेस्कुलर होता है, पिगमेंटेड लेयर होती है, और प्रिवेंट क्या करती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, प्रिवेंट करने का, ज्यादा आइस का रिफ्लेक्शन हो तो उसको प्रिवेंट करती है। तो आपका क्या है? कोराइड का क्या काम है? आपका विलो स्क्लेरा व्हाइट वाले पोर्शन में होता है, हाईली वेस्कुलाइज होता है, पिगमेंट लेयर होती है, साथ ही क्या होती है? प्रिवेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब सिलेरी बॉडी आया, तो सिलेरी बॉडी क्या करता है? होल्ड लेंस, लेंस को होल्ड करने का काम करता है। सिलेरी मसल्स रेगुलेट डायामीटर ऑफ लेंस, लेंस के डायामीटर को रेगुलेट करते हैं। और सिलेटरी प्रोसेस सीक्रेट द एक्वास्वीमर, एक्वास्वीमर को भी सीक्रेट करते हैं, जो ड्रेन होता रहता है ब्लड में, और ये क्या होता है? बनता रहता है हमारे। अभी जो अदर्स जो म्यूकस होता है वो
हैमर होता है, जो ट्रिकर हैमर होता है रेटिना साइड में, वो क्या होता है एम्ब्रॉयनिक कंडीशन में ही बनता है। और जो आपका एक्वस होता है ये क्या बनता रहता है और ब्लड के साथ ड्रेन होता रहता है, किससे? आपका कैनाल ऑफ स्केसिस से। फिर आता है आपका आइरिस। आइरिस क्या है? कलर्ड प्रोटेक्शन ऑफ, क्या है? कलर पोर्शन ऑफ आइज। आइज का कलर पोर्शन क्या होता है? आइरिस है। और ये क्या करते हैं? सराउंडेड किसी पीपल से घिरा हुआ होता है। डायामीटर ऑफ पीपल रेगुलेट टू आइरिस मसल्स। तो पीपल को बढ़ाने घटाने का काम कौन करता है? आइरिस मसल्स करती है। अब देखो यहाँ आइरिस और पीपल का मैंने देखा। अब देखो ये इस तरह इसकी पोजीशन होती है, ये आपका आइरिस है और ये पीपल। तो इसमें क्या होता है कि दो तरह की सेल होती है, कुछ तो ये सर्कुलर होती है और कुछ इस तरह होती है रेडियल। तो सर्कुलर और रेडियल, सर्कुलर जो मसल्स है वो क्या होती है? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के टाइम पे जब हमारा पैरासिम्पैथिक यानी कि हमें किसी चीज से डर लगा। पैरासिम्पैथिक में क्या है कि हमें, सिंथेटिक में क्या हुआ, सिंपैथिक में हुआ कि हमें डर लगना, एंगर है, डरे हैं हुए हैं, या फिर हम बहुत हैप्पी हैं, तब क्या होता है कि हमारे कॉन्टैक्ट पीपल डायलेट करते हैं मसल्स। और जब पैरासिम्पैथिक, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या है कि मतलब डरा हुआ जो सिंपैथिक कंडीशन है उसको नॉर्मल फेस में आना। तो जब हम अब डरे हुए होते हैं तो क्या होता है आपका सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में कांटेक्ट करता है क्या? प्यूपिल डायलेट करने का काम कौन करता है? रेडियल मसल्स करती है। जब सिंपैथिक नर्व सेल्स में आपका ये कंडीशन, डरी हुई कंडीशन आती है, इसमें क्या होता है? एंगर होता है, फियर होता है, हैप्पीनेस होता है, या फिर कभी कभी क्या होता है हम बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं, तो बहुत ही कम टाइम में हम फिर नॉर्मल भी हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या है कि डरी हुई कंडीशन है। तो सिंपैथिक क्या होगा? पीपल्स डायलेट करेंगे। और जब आप पैरासिम्पैथिक कंडीशन में आ जाएंगे तो हमारे पीपल्स को कंस्ट्रिक्ट कौन करेगा? ये करेंगे। कंस्ट्रिक्ट करने में क्या है आपका? सर्कुलर मसल्स काम कर रही है। और आपका डायलेट होने में क्या हो रहा है? रेडियल मसल्स। अब रेडियल और सर्कुलर समझ में आया कि किस तरह पीपल और आइरिस के बीच में जो राउंड शेप में वो सर्कलर है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो रही है? वो रिस्पॉन्सिबल हो रही है कि आप जब नॉर्मल कंडीशन, गुस्से से नॉर्मल कंडीशन में आ रहे हो तब आ रही है। समझिएगा। अब आता है हमारा थर्ड पार्ट, ट्यूनिका नर्वोसा, जिसको हम रेटिना भी बोलते हैं, ऑप्टिक डिस्क भी बोलते हैं। इसमें 3 टाइप ऑफ सेल्स होती है। फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं और बाइपोलर सेल्स होती हैं और आपकी गैंग्लियोनिक सेल्स होती है। अब इनकी पोजीशन इस तरह होती है, कोई भी लाइट आता है तो आपको फोटो रिसेप्टर सेल्स पे पड़ती है, फिर इसके बाद वो क्या करती है? बाइपोलर सेल्स से जाती है और गैंग्लियोनिक सेल्स से अपने क्या ऑप्टिक नर्व क्या होती है? सेंसरी लेके कहाँ जाती है? आपके ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब कहाँ है? आपके ब्रेन में। आपका जो टेम्पोरल लोब होता है वहां पर दोनों साइड में, और वहां पर जाके ये क्या करते हैं? विजुअल एरिया पे आपका क्या रिस्पॉन्स देती है। अब जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होती है इसमें 2 तरह की सेल्स मिलती है। एक तो कोन सेल होती है, एक रॉड सेल होती है। रॉड सेल जो होती है उन्हें हम स्टॉपिक विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, या डिम लाइट के लिए भी कह सकते हैं, या आपके ट्विलाइट के लिए भी। तो हमारी जो क्या है आपका जो रॉड्स है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपके ट्विलिन और डिम लाइट विजन के लिए ये प्रेजेंट होती है। कौन जो होती है वो क्या होती है? फोटोपिक विजन के लिए, और आपका डे नाइट, डे में लाइट में देखने के लिए, और कलर्ड विजन होता है। अब जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं इसमें भी आपके 2 पार्ट होते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स के भी 2 पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है? एक तो होता है प्रोटीन पार्ट और एक होता है पिगमेंट पार्ट। प्रोटीन पार्ट किससे मिलकर बना होता है? ऑप्सिन से। और वही पिगमेंट पार्ट जो होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल क्या है? डेरिवेट्स ऑफ द विटामिन ए, इससे मिलकर बना हुआ होता है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें जो ग्रीन सेल्स होती है और आपका ब्लू सेल होती है, इससे हम किस तरह आपके जो विजन है वो हमें कलरफुल दिखता है, इन्हीं की वजह से हमें कलरफुल दिखता है। अब हमारे जो रॉड्स है वो देखो, रोडोऑप्सिन। रोडोऑप्सिन किसमें? रॉड सेल्स में होते हैं जो विजुअल पर्पल कलर के होते हैं, जबकि कोन्स में आपके आइडोऑप्सिन होते हैं जो 3 कलर में होते हैं। क्लोरोऑप्सिन होता है, एरेक्थोऑप्सिन होता है और साइनोऑप्सिन होता है। जो क्लोरोऑप्सिन होता है वो ग्रीन कोन होते हैं, और आपके इरेक्थोसिन जो रेड कोन होते हैं, और आपके साइनोप्सिन ये क्या है? ब्लू कोन। यही हमारे 3 प्राइमरी कलर भी होते हैं, ग्रीन, रेड और ब्लू। और इन्हीं कोन सेल के, ग्रीन कोन सेल्स, रेड कोन सेल, इन्हीं सब से हम क्या होता है अपने कलरफुल ऑब्जेक्ट देखने के लिए पॉसिबल, मतलब एलिजिबल हो सकते हैं। तो हमारे हमें कलरफुल दुनिया दिख रही है, किसको हमें थैंक्स कहना है? कोन सेल्स को। कोन सेल में ही प्रेजेंट जो ग्रीन कोन, रेड कोन, ब्लू कोन, इनकी वजह से ही हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कलरफुल दिखता है। प्राइमरी कलर हमारे 3 होते हैं और ये मेजोरिटी में क्या सारे व्हाइट।
अब क्या है, अगर कोन सेल में कोई डिफेक्ट होता है, जैसे कि ग्रीन कोन सेल डिफेक्ट हो गई तो क्या, रेड हो गई तो क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस। ये जेनेटिक्स में पढ़ाया था कि कलर ब्लाइंडनेस मतलब वो कलर में डिफिशिएंट नहीं कर पाते हैं कि रेड कलर है या फिर ग्रीन कलर है। और आपका क्या है, इक्वली कोन में इक्वली सेंसिटाइजेशन हो रहा है, यानी कि ग्रीन, रेड और ब्लू ये तीनों सेम इक्वल सैनिटाइज हो रहे हैं तो हमें व्हाइट कलर दिखेगा, और अगर नहीं हो रहे हैं तो हमें ब्लैक कलर दिखेगा। समझ लगा? कलरफुल दिखने के लिए हमें ग्रीन सेल, आपके जो प्राइमरी कलर है ग्रीन, रेड और ब्लू, ये का कॉम्बिनेशन से हमें कलरफुल ऑब्जेक्ट दिखते हैं। और जब हमारे सभी कोन सेल में जो होगा सैनिटाइजेशन इक्वल होगा तो हमें व्हाइट दिखेगा, और नॉट सैनिटाइजेशन तो हमें ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर का दिखेगा। समझ लगा यहाँ पर? अब हम देखते हैं कि हमारा जो मैक्यूसा ल्यूटिया जो व्हाइट येलो स्पॉट है, और उसी के नीचे जस्ट लेटर है हमारे, उसी के बीच में क्या है, फोबिया सेंट्राइज। फोबिया सेंट्राइज क्या होता है, रिवोल्यूशन, हाईली रिवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्यों? क्योंकि इसमें केवल कोन सेल्स होती है, कोन सेल ही हमें क्या करती है, देख ले। तो जब ये पेरीफेरल से सेंटर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, रॉड सेल घटेंगी यानी कि डिक्रीज होंगी और कोन सेल बढ़ेंगी। और जब ये पेरीफेरल से सेंटर की ओर होगा जस्ट उल्टा हो जाएगा कि हमारी जो रोड सेल्स होंगी वो क्या होंगी, वो डिक्रीज होंगी, और कोन सेल हमारी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। समझ लगा? पेरीफेरल टू सेंट्रल, तो रॉड सेल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और कोन सेल इंक्रीज हो रही है। जब हमारा जो लाइट है वो सेंटर टू पेरीफेरल जाएगा तब क्या होगा, रॉड सेल्स हमारी क्या हो जाएंगी, ये आ जाएंगी आपकी इंक्रीज रेशियो पे, और कोन सेल क्या होंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। समझ में आया कि जब हम अंधेरे कमरे से बाहर जाते हैं रोशनी में तो हमारी आंखें कुछ टाइम के लिए क्या होता है, हमें मतलब बिल्कुल ब्लैक स्पॉट सा दिखने लगता है। ऐसे ही जब तेज रोशनी से हम अंधेरे कमरे में आते हैं तब भी हमारी आंखों में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और डिलेशन होता है। किसकी वजह से होता है, ये लाइट एडेप्टेशन की वजह। हमारे जो लाइट रिसेप्टर सेल्स होती है वो क्या हो जाती है कि हाईली रिजर्व हो जाती हैं। इसकी वजह से हमें क्या होता है, कुछ टाइम के लिए पूरा ब्लैक ब्लैक दिखता है। अब हम देखेंगे कुछ डिसऑर्डर्स, किससे रिलेटेड, आइज से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स देखेंगे, और हमारे यहाँ पर आइज क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। अब हम देखेंगे कुछ डिसऑर्डर्स जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। डिसऑर्डर ऑफ आइज, तो सबसे पहला है मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है कि नियर साइटनेस जो होती है वो कम हो जाती है, या शॉर्ट साइटनेस, फॉर ऑब्जेक्ट इज नॉट विजिबल। और इसको करेक्ट कैसे करते हैं, आपका कॉन्वेक्स लेंस से इसे रिमेडियली करके कॉन्वेक्स लेंस के चश्मे लगा के इन्हें क्लियर करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, फॉर साइट, यानी कि इसमें नियर ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होता है, और इसको करेक्टेड बाय द कॉन्वेक्स लेंस से। अब इसी तरह आपका होता है प्री सी बायोपिया। ये जो प्री सी बायोपिया है ये ओल्ड एज पर आता है, ओल्ड फॉर साइटनेस। तो इसको इलेक्ट्रिसिटी ऑफ लेंस जो होती है, इलास्टिसिटी जो लेंस की होती है वो लॉस हो जाती है। तो इसका भी हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, करेक्टेड बाय द कॉन्वेक्स लेंस से इसे हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। फिर आता है कॉटाट्रैक्ट, ये क्या है, आपका मोतियाबिंद है। तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंस की क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, लेस आपको ऑक्यूपाई, और आपका करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस। और फिर आता है एस्टिगमेस्टिज्म। एस्टिगमेस्टिज्म में क्या होता है, डिफेक्ट इन कॉर्निया। कॉर्निया में क्या होता है, डिफेक्ट होता है, इसको करेक्ट करने के लिए हम सिलेंड्रिकल लेंस को यूज करते हैं। सिलेंड्रिकल लेंस क्या करना पड़ता है, आपका करवाना पड़ता है। फिर है ग्लाइकोसोमा। ग्लाइकोसोमा में क्या है कि कैनाल ऑफ स्कैरिन जो है वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे कि आपका जो एक्वस ह्यूमर बनता है वो ब्लड के साथ रिट्रेन नहीं हो पाता है, ड्रेन नहीं हो पाता है, जिससे कि आपके बैक साइड में जो रेटिना है वहां पर क्या होता है, आपका इंट्राओक्यूलर प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि वहां क्या ड्रेन एक तरह से क्या, जैसे शिक होता है, पानी निकल रहा है आ रहा है ऐसे डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल, तो वो ड्रेन नहीं हो पाता। क्योंकि जो चीजें हमारे लिए अनलेस होती हैं कहाँ पर, आइस के लिए, तो वो ब्लड के साथ क्या हो जाती है, ड्रेन हो जाती है। तो यहाँ पे एक्वा सीमर जो होता है वो बनना क्या, वो तो बनता है मगर क्या, कैनाल ऑफ सीमस क्या ब्लॉक हो जाती है, तो वो ड्रेन नहीं हो पाता है ब्लड के साथ, जिसकी वजह से आपका इंट्राकोलुलर प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर आता है कंजक्टिवाइटिस, जिसमें क्या होता है, आइस पिंक कलर की हो जाती है, आइस फ्लो होता है। बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बैक्टीरियल डिसीज है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, स्टेप्टोकोकस। इसी तरह आपका ट्रैकोसोमा है, ट्रैकोसोमा भी आपकी बैक्टीरियल डिसीज है, और ये किससे होता है, क्लेमाइडिया
ट्रैकेमाइस। ये क्या है? ट्रैकिस एजेंट। यहाँ से क्या होता है कि आई से सीक्रेशन होता है, क्या? वाटर सब्सटेंस, वाटर फ्लूइड निकलता है। फिर इसके बाद आता है स्टाबिमस। अब स्टाबिमस ये डिफेक्ट ऑफ आइस बॉल, आइस बॉल मसल्स में डिफेक्ट हो जाता है, जो हमारी क्रैनियल नर्व से कनेक्ट होती है, 3 4 6 वहां पे वो कनेक्ट हो। फिर आपका आता है निक्टिलोबिया। निक्टिलोबिया यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि डार्क एरिया में देखना बंद हो जाता है। फिर है जीरोथेबिया। ये क्या है? आई डिफेक्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है? पूरी तरह से आपका नर्वल कंट्रोल, ये आपका न्यूरॉन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये टॉपिक ही फिनिश हो रहा है। तो ये टॉपिक फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या करेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है? ये पूरे 11 पार्ट में बना है, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह आपको पूरा सिस्टमैटिक देखना है। और देखने के साथ ही आपको डायग्राम की भी भरपूर प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपके बेटर नोट्स रेडी हो सके। आपको पढ़ना है अपने तरीके से, जो भी आपने तरीका नोट्स बना के पढ़ते हैं, या फिर आप अपने सारे देखने के बाद, बुक रीड करने के बाद कुछ क्विक पॉइंट कहीं नोट्स बनाते हैं। तो जिस तरह आपने अपना रूटीन बना रखा है नोट्स बनाने का, उसी तरह आप क्या करेंगे? अपने नोट्स को कंटिन्यू करेंगे, विथ फिगर करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें कंपेयर करने के लिए भी पूछी जा सकती है। जैसे कि आपका आर्टिकल्स, आर्टिकल क्या है? आपका आर्टिकल आपका जहाँ कहाँ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में भी हमने देखने को मिला था, और हमारे ईयर पिन्ना को भी बोलते हैं। इसी तरह आपका क्या है? परकिंजे सेल और परकिंजे फाइबर। परकिंजे सेल आपके ब्रेन में और परकिंजे फाइबर आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो ऐसी कुछ कॉमन चीजें हैं। और ये आपका वेंट्राइकल्स, वेंट्राइकल्स भी आपके ब्रेन में होती है और हार्ट में होती है। तो ऐसी कंपेयर करने के लिए कभी कभी आ जाता है, और जैसे कि ग्रुप ऑफ ये आपका सेल बॉडी, तो उसको क्या बोलते हैं? बताया था ना, ट्रैक और गैंग्लियन। गैंग्लियन कहाँ बोलते हैं? आपके गैंग्लियन बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, एसएनएस में, और सीएनएस में क्या बोलते हैं? उसी चीज को ट्रैक बोलते हैं। इस तरह आपको चीजें याद रखनी है। तो जब चीजें याद रखेंगे तो आपका एक बेटर रिवीजन होएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है? अपना डायग्राम बनाना है, लिखना है, और फिर अपना किसी तरह रिवाइज करके और अपना रिवीजन करते रहना है, ताकि आपकी कंटिन्यूटी जो हो वो बनी रहे। कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो कुछ भी चीज़ें आप ज़्यादा टाइम के लिए भूल नहीं पाओगे। 1 हफ्ते के बाद फिर रिवीजन। फिलहाल आपको क्या करना है? सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है, सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दीजिए, और उसी टाइम में आप रिवीजन पार्ट भी रखिए। ऐसा नहीं कि रिवीजन के लिए आप अलग से लेके बैठोगे। जो आपने अपना टाइम टेबल बनाया है कि आपको ये सब्जेक्ट को 1 घंटा देना, 2 घंटा देना, तो उसी 2 घंटे में आप 15 मिनट का रिवीजन पीरियड भी रखिए, कि हमने जो कल पढ़ा है उसे रिवाइज करके आगे बढ़ना है। क्योंकि जैसा रिवीजन करेंगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। जितना ज़्यादा रिवीजन उतना अच्छा रिजल्ट। तो आपको क्या करना है कि चीज़ों को याद रखने के लिए ज़्यादा टाइम तक तो रिवीजन करना तो इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं आप पढ़ पढ़ के आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो, कोई वैल्यू नहीं है पीछे के भूलने से। इसलिए आपको क्या करना है? टाइम पे टाइम रिवीजन करना है। जब भी आप पढ़ने बैठो, जो पिछला पढ़ा है उसको भले लिखे नहीं, मगर मन में आप रिवाइज कर लो कि हाँ कल मैंने ये पढ़ा था, इसमें ये फिगर आया था, इसका ये था, अच्छा ये था, इसका ये हेडिंग मैंने किया था, ये किया था। इस तरह आपको इजी हो जाएगा, और आपका टाइम भी सेफ हो जाएगा। कि राइट डाउन करने बैठेंगे तो जहाँ आपका जो रिवीजन का टाइम आपने 10 मिनट रखा है, तो वो 20 से 25 मिनट भी हो सकता है। तो आप जिस तरह आप पढ़ते हैं, क्योंकि सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, तो जिस तरह आपने अपना रूटीन बना रखा है आप उस तरह करो, और उसी में क्या करना है? आपको उसी में सारी चीज़ें ऐड करनी है।